नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना की कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है और इस मुहिम का नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। मध्य प्रदेश के खंडवा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना के एक मरीज को क्वारंटीन करने के मुद्दे पर एक परिवार के लोग पहले डॉक्टरों की टीम और फिर पुलिस से भिड़ गए। आरोप है कि जब कोरोना के उस मरीज को क्वारंटीन करने के लिए डॉक्टरों की टीम उसके घर पहुंची तो परिवार वालों ने मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने डॉक्टरों को बचाने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने उस मरीज के घर वालों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों की पिटाई की, यहाँ तक कि महिलाओं को भी डंडों से खूब पीटा, जिसके बाद कोरोना के उस मरीज को उसके घर से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से ये कोहराम मचा। परिवार ने उस मेडिकल टीम के महिला डॉक्टरों के साथ मारपीट किया था, उनको बंधक बनाने की कोशिश किया था। बताया गया कि इस हंगामे में गाँव के कुछ लोगों ने भी कोरोना मरीज के घर वालों का साथ दिया, जिसकी वजह से पुलिस और डॉक्टरों की टीम को भी कई चोटें आई। म्यांमार में सुरक्षा बल की कार्रवाई में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसके खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हुए। 3 दिन पहले ही बागो शहर में सैन्य तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इस कार्रवाई के विरोध में लोग एक बार फिर अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर उतर आए। राजधानी यंगोन से सामने आई तस्वीर में लोग अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर लाल रंग छिड़कते दिखाई दिए। इसके साथ ही बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला, जो कई इलाकों से होकर गुजरा। यंगोन के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रदर्शनकारी आसमान की तरफ टॉर्च जलाते नजर आए। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक देश में कोरोना के मरीजों की तादाद कम नहीं हो जाती। इसके पीछे दलील दी गई कि अचानक बढ़े कोरोना मरीजों की वजह से इस इंजेक्शन की जरूरत भविष्य में ज्यादा पड़ सकती है। देश की 7 दवा कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जिनकी हर महीने करीब 40 लाख यूनिट उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही इन सभी भारतीय कंपनियों को सलाह दी गई है कि वो अपने वेबसाइट पर इस इंजेक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां दें। वहीं सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि वो इस इंजेक्शन की कालाबाजारी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करें। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कोरोना मरीजों के इलाज में ये इंजेक्शन कारगर पाया गया है और यही वजह है कि कई राज्यों में इसकी भारी किल्लत भी होने लगी है। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबर है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। आज की बैठक के बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर अंतिम फैसला लेंगे। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। सोमवती अमावस्या के स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। आज कुंभ में शाही स्नान भी है, जिसमें साधु संतों के साथ साथ नेपाल के राजा भी शामिल होंगे। आज 13 अखाड़ों में सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा और उसके बाद जूना अखाड़े का नंबर आएगा। सुबह करीब 9 बजे से ही निरंजनी अखाड़ा अपने अखाड़े से निकलकर शानो शौकत के साथ शाही स्नान में जाएगा। रूट को डाइवर्ट रखा जाएगा और तमाम श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की जगह के पास के घाट में ही स्नान करने की व्यवस्था की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे।
पीएम मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम की पहली रैली बर्धमान में होगी। पीएम मोदी की दूसरी रैली दोपहर 1:40 पर नादिया के कल्याणी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होगी। दोपहर 3:10 पर पीएम मोदी उत्तर 24 परगना के बारासात में रैली को संबोधित करेंगे। तो बंगाल में गरजेंगे पीएम मोदी। आज पीएम मोदी की बंगाल में 3 रैलियां हैं और पहली रैली दोपहर 12 बजे बर्धमान में होगी। गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। अमित शाह आज रोड शो और रैलियां करेंगे। अमित शाह आज कलिम्पोंग में सुबह 11:30 बजे रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:40 पर अमित शाह जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे अमित शाह की उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद में रैली है। इसके बाद अमित शाह दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में शाम 5:10 पर रोड शो करके बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 71,241 एक्टिव मामले मिले हैं। खास बात यह है कि यूपी में अब तक 85,15,296 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 12,42,562 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश में टीका उत्सव का आगाज हो चुका है। इस वक्त कोरोना से लोगों को बचाने के लिए भारत समेत दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान चला हुआ है। भारत ने इस टीकाकरण अभियान में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में महज 85 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। लेकिन देश में कोरोना एक बार फिर जिस रफ्तार के साथ अपने पांव पसार रहा है, वो डराने वाली है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का ऐलान किया है। मेरी नौजवानों से विशेष अपील, 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना पर पीएम मोदी का नया मंत्र, पीएम मोदी का त्रिशक्ति सूत्र, ट्रिपल टी से हारेगा कोरोना। टीका उत्सव का आगाज। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 11 अप्रैल को भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जन्म जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को ही 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती तक देश में कोरोना के खिलाफ टीका उत्सव मनाने का आह्वान कर दिया था। इसका मकसद ज्योतिबा फूले और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश के कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने का भी है। पीएम मोदी ने ये आह्वान 8 अप्रैल को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हुई एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान किया था। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की थी कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके और वो भी बिना वैक्सीन वेस्टेज के। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को
वैक्सीनेट करें। दरअसल जिस तरह से देश में एक बार फिर कोरोना ने सर उठाया है, उसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लिहाजा 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जहां कोरोना की रफ्तार बेकाबू होने लगी है। देश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पाबंदियां एक बार फिर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। यही वजह है कि कोरोना काल की इस आफत भरी घड़ी में पीएम मोदी ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने वायरस की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नए सिरे से प्लानिंग पर चर्चा की। कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने देश में मौजूदा संसाधनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि अगर लापरवाही न बरती जाए तो कोरोना की इस पीक को एक बार फिर हराया जा सकता है। सच तो ये है कि इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश को एक बार फिर कोरोना के खिलाफ एक नया ट्रिपल टी सूत्र दिया। टी यानी टेस्ट, टी यानी ट्रैक, टी यानी ट्रीटमेंट। कोरोना को हराने के लिए अपने ट्रिपल टी सूत्र का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस सूत्र कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना मैनेजमेंट पर अगर सही से काम किया जाए तो कोरोना को काबू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीनेशन के बावजूद लोग लापरवाही न बरतें और मास्क को ही कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की इस अपील पर न्यूज 18 इंडिया ने भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग के दौरान अपने तमाम दर्शकों को जागरूक बनाने और उन्हें मास्क पहनने की अपील करते हुए बाकायदा एक मुहिम चलाई हुई है। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत में ही वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। पीएम मोदी ने 1 मार्च की सुबह एम्स पहुंचकर टीका लगवाया था। पीएम मोदी ने ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक के संयुक्त प्रयासों से विकसित कोविड वैक्सीन कोवैक्स लगवाई थी। कोरोना वैक्सीनेशन के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक ही ब्रांड की वैक्सीन की ही दूसरी डोज लेनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली डोज किसी एक ब्रांड की और दूसरी डोज किसी दूसरे ब्रांड की ली जाए। लिहाजा 8 अप्रैल को यानी अपनी पहली वैक्सीन डोज के 38 दिन बाद पीएम मोदी ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी और अपनी दूसरी डोज लेने के बाद प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से मीटिंग की थी। दरअसल भारत में एक बार फिर महामारी की इस डराने वाली रफ्तार के पीछे लोगों की लापरवाही को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन 8 अप्रैल को हुई इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया ताकि लोग इस वायरस के खतरे को गंभीरता से लें और उन नियमों का पालन करें जिन नियमों को कोरोना काल के लिए बनाया गया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल उठाने वाले लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को
कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने उस दौर की याद भी दिलाई जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी हालात इतने भी नहीं बिगड़े हैं कि लॉकडाउन की नौबत आए, लेकिन हाँ, इस बात पर जोर जरूर दिया कि फिलहाल कोरोना को दोबारा फैलने से रोकने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था, और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। सच तो ये है कि दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना वायरस उस रूप में लौटा है जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला है। यही वजह है कि जहां राज्य सरकारें सख्ती करने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी लोगों से लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई सबसे कारगर हथियार है तो वो है आपकी समझदारी, आपका अनुशासन और कोरोना प्रोटोकॉल। और सच भी तो यही है कि आज लोगों को एक बार फिर कोरोना से बचाने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना पर काबू पाने में हो रही कमियों पर सवाल खड़े किए हैं। कमियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को चिट्ठी लिखी है। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 30 सेंट्रल टीम, छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब में 9 सेंट्रल टीमें कोरोना से बिगड़ते जमीनी हालात पर काबू पाने और सुझाव देने को लेकर भेजी गई हैं। जिलों में तैनात सेंट्रल टीम के मूल्यांकन के आधार पर ही केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 10,774 नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार है जब एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 48 मरीजों की मौत हुई है। ये 14 दिसंबर के बाद एक दिन में हुई सबसे ज्यादा मौतें हैं। बिहार की किशनगंज के थाना प्रभारी अश्विन कुमार और उनकी मां को हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। बिहार के किशनगंज के नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार की पश्चिम बंगाल के पांजीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। अश्विन की मां उर्मिला देवी बेटे की मौत का सदमा नहीं सह सकी और उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अश्विन कुमार के बेटे ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने नीतीश कुमार से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरे परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पूरा विभाग उनके साथ, सरकार, जनप्रतिनिधि, पूरा समाज उनके साथ है। अपराधियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है, काफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई है कर्तव्यहीनता के आरोप में। तो ये काफ़ी दुख का विषय है और जांच शुरू हो गई है और हो रही है, उसमें आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्द दिखेगी आपको। गृह मंत्री अमित शाह ने राजरहाट गोपालपुर में चुनावी रैली में बंगाल में परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में परिवर्तन करना चाहती है क्योंकि हम बंगाल के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, बंगाल को बदलना। मैं कहता हूं आप 2 तारीख को भाजपा की सरकार बना दो, तृणमूल कांग्रेस का एक भी आदमी 5 साल में नहीं मरेगा और गलती से भी किसी की हत्या हो गई तो पाताल से भी हत्या करने वाले को जेल करना। बंगाल विधानसभा चुनावों में 5वें चरण की वोटिंग से पहले नादिया और उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां आयोजित की। इस बीच अमित शाह ने कूच बिहार में हुई हिंसा पर ममता सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने रोड शो में उमड़ी भीड़ के बीच एक बार फिर इस बात का ऐलान किया कि 2 मई के बाद बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है।
छत पर खड़ा होकर लोग अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह का। भीड़ इतनी खचाखच है कि तेज गाड़ी नहीं चला सकते, काफी जल्दी नहीं जा सकते। बंगाल के रण में अमित शाह की धमक। नादिया के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? उत्तर 24 परगना की सभा में भारी भीड़। रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई टीएमसी की नींद। ममता के गढ़ में अमित शाह की सियासी बिसात। बंगाल के सियासी समर की ये वो तस्वीरें हैं जो राज्य की मौजूदा सरकार के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। नादिया से लेकर उत्तर 24 परगना तक जहां जहां अमित शाह ने रोड शो और सभाओं को अंजाम दिया, वहां की बयार में विरोधियों की जिद करने की ताकत साफ दिखाई दी। पांचवें चरण के मतदान से पहले आयोजित इन रैलियों के जरिए अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें सीधी चुनौती दी। शांतिपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह के रोड शो में ऐसी भीड़ उमड़ी कि तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा में और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हर कोई चाहता है उनको अपने कैमरे में कैद कर लेना। नादिया जिले की शांतिपुर विधानसभा सीट से आई ये तस्वीरें असल में बीजेपी के उस असर की बानगी हैं जिसे इस वक्त बंगाल की सियासी हवाओं में साफ महसूस किया जा रहा है। महज कुछ किलोमीटर के रोड शो में इस कदर भीड़ उमड़ी के चप्पा चप्पा भगवा रंग में रंग गया। आलम ये हो गया कि अमित शाह को वक्त से पहले ही अपना रोड शो खत्म करना पड़ा। नदिया जिले की अगर हम बात करें तो नदिया जिले में तब जितनी भी विधानसभाएं थी लोकसभा चुनाव के दौरान लीड लिया था। अब बीजेपी ने उसी लीड को कायम रखने के लिए यहाँ पर अमित शाह ने रोड शो किया है। बंगाल विधानसभा चुनावों में पांचवें चरण से पहले जिस नादिया जिले में अमित शाह ने रोड शो के जरिए प्रचार की शुरुआत की, उसके सियासी समीकरणों को भी समझना जरूरी है। नादिया में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने यहां की 11 सीटें हासिल की थीं। 2016 के ही चुनावों में कांग्रेस को यहां से 3 सीटें मिली थीं। 2016 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को 1 सीट, जबकि बीजेपी को भी पिछले विधानसभा चुनावों में 1 सीट ही हासिल हुई थी। जिले में करीब 42,77,000 मतदाता हैं। जिले की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 35% है। यही वजह है कि नादिया में टीएमसी का वर्चस्व तोड़ने के लिए अमित शाह ने यहां रोड शो को अंजाम दिया। शांतिपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रचार के ठीक बाद अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कूच बिहार में हुई हिंसा पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की, वहीं इस बात का भी दावा किया कि कूच बिहार में ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक
बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद घटना है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या के मामले पर भी ममता सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर आनंद बर्मन की इसलिए हत्या की गई ताकि विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान को प्रभावित किया जा सके। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न होगा। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लगाया कि अगर ममता बनर्जी ने केंद्रीय बल को लेकर लोगों को उकसाने का काम ना किया होता तो कूच बिहार जैसी हिंसा हरगिज नहीं होती। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं, ममता दीदी को एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। प्रचार की पावरफुल रणनीति बनाने वाले अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद रानाघाट विधानसभा के लिए रवाना हो गए। यहां भी अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। जबरदस्त धूप के बावजूद लोग अमित शाह की एक झलक पाने के लिए उतावले दिखाई दिए। इस दौरान जिधर नजर गए उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बिल्कुल देखिए, सीधी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको सड़क के किनारे गाड़ी को चलने में भी परेशानी हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लोग जय श्री राम और अमित शाह के जय के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों की गूंज के बीच अमित शाह ने बेहद खास अंदाज में बंगाल सरकार को घेर लिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। मित्रों, आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप घुसपैठ मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप बेरोजगारी मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप तुष्टीकरण मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो दीदी के रहते हो सकता है क्या? तो संतरास हटाना है, घुसपैठियों को निकालना है, बेरोजगारी हटाना है, तो दीदी को निकालना है। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से निर्भीक मतदान की भी अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि बंगाल में अब
गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। बड़े सवेरे 7 बजे पूरे परिवार के साथ कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे क्या? दबाएंगे? देखो मैं आपको कहता हूं, हर बार दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना, करते या नहीं करते? जोर से बोलो, करते या नहीं करते? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपको। निर्भीक होकर कोनार बांग्ला का निर्माण करना है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाना। नादिया में रोड शो के बाद अमित शाह उत्तर 24 परगना भी पहुंचे। यहां प्रचार की कमान को संभालते हुए अमित शाह ने एक के बाद एक कई हमले बोले। दरअसल नादिया की ही तरह उत्तर 24 परगना को भी टीएमसी का अभेद किला माना जाता है। साल 2016 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे टीएमसी का यहां सियासी रुतबा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने यहां की 27 सीटें जीती थी। 2016 के चुनाव में लेफ्ट को यहां से 3 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। खास बात यह है कि इस जिले से 6 मंत्री बनाए गए थे। करीब 80 लाख की आबादी वाले इस जिले में बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह ने यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को कई मुद्दों पर घेर लिया। देखिए कितने लोगों के पास मोबाइल है, बताओ भाई, जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना? तो मेरी सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को फोन करना है। कितने? फोन कर कर कहना है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए दीदी को भगाओ। क्या कहना है? दीदी को, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दीदी को। बंगाल चुनावों का सफर अपना आधा रास्ता तय कर चुका है, लेकिन अभी आधा रास्ता बाकी है। यही वजह है कि इस बचे हुए रास्ते के लिए सियासी रस्साकसी जोर पकड़ रही है। लेकिन आखिरी फैसला जनता के ही हाथ है। वही तय करेगी कि बंगाल के सियासी समर का असली विजेता कौन है। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में सभी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। आनंदीबेन पटेल ने सभी दलों से कोरोना से मिलकर लड़ाई की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के मंत्र को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी दलों को कोरोना से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। दुनिया के अंदर एक नया स्ट्रेन आने से, और जो अक्सर होता है कि जब भी कोई वैक्सीन आता है तो इस प्रकार का वायरस अपना नेचर बदलता है और उसके बाद फिर एक खतरनाक रूप में सामने आता है। एक तीव्र संक्रमण उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जो लापरवाही उस दौरान हर स्तर पर होने लग गई थी, सबने मान लिया कि अब तो कोरोना समाप्त। कहीं ना कहीं बीमारी के उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और सावधानी है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। शिवराज ने कोरोना के खिलाफ जंग में जनता का सहयोग जरूरी बताया। मैं ये मानता हूं, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा
कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। पीएम मोदी बंगाल में आज 3 रैली करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली जनसभा दोपहर 12 बजे बर्धमान में होगी। गुजरात में कोरोना के हालात को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल और सरकारी वकील को समन किया। गुजरात हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में 2 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे। अमित शाह का पहला रोड शो सुबह 11 बजे कलिम्पोंग में होगा। जेपी नड्डा मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा कटवा, बर्धमान और हरिंगघटा बाजार में रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी आज बंगाल में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ममता की पहली जनसभा नदिया की रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होगी। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर 14 अप्रैल से फिर से लॉकडाउन लग सकता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और ब्लॉक प्रमुख के बीच हाथापाई हो गई। ये नौबत तब आई जब पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार की नाम वापसी को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता और उनके समर्थकों ने विधायक को घेर लिया। इस बीच किसी ने विधायक की कॉलर पकड़ ली, जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद तो पुलिस को भी बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा, जो अब तक इस हंगामे को वहां रहते हुए भी देख रही थी। वहीं ब्लॉक प्रमुख के भाई ने भी इस झगड़े को भड़काने का काम किया। उसने बहस के समय बीजेपी विधायक पर पिस्तौल तान दी। हालांकि कुछ लोगों ने तुरंत उसके हाथ रोके और उसे वहां से दूर भगा दिया। ये लोग गुंडई पे उतर आए और इनके भाई संजय गुप्ता ने असलहे निकाल लिए, फायर करने की कोशिश की तो जनता ने उनको दौड़ा लिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे सभी लोगों को शांत करवाया। वहीं जिला प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचने की कोशिश करता दिखा। जो लोग दोषी होंगे उन सब के खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई कठोरतम करेगी। विधायक के साथ हाथापाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बिहार के भागलपुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे दोनों लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि लाल रंग की शर्ट पहने एक मोटरसाइकिल ने जैसे ही सड़क की दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, उसी वक्त सामने से तेजी से आ रही एक मोटरसाइकिल उससे भिड़ गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाल रंग की शर्ट पहने आदमी अपनी मोटरसाइकिल से उछलकर जमीन पर गिर गया। वहीं दूसरा बाइक वाला भी बेकाबू होकर गिर गया। इस हादसे की वजह से एक और आदमी को भी चोटें आईं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 349 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,981 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। हालांकि करीब 2,33,000 वैक्सीन की डोज मिलने से आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर में भी शुरू हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट 71 वैक्सीनेशन सेंटर में फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा।